हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर 6 देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है तत्व, यौगिक और मिश्रण, यानी कि एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। और इस चैप्टर में हम लोग 100 MCQ देखने वाले हैं और इसी के साथ इस वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जिनके लिए भी ये सीरीज़ का पहला वीडियो है उनको मैं बता दूं कि इस सीरीज़ में मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 9th एंड 10th का साइंस कंप्लीट करवा रहा हूँ आने वाले रेलवे परीक्षा के लिए। बट आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें भी जनरल साइंस पूछे जाते हैं। हर उस एग्जामिनेशन के लिए जिसमें जनरल साइंस पूछे जाते हैं ये सीरीज, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने 5 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है केमिस्ट्री का। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। वहाँ आपको एनसीईआरटी नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें आपको सारे ही चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो चैप्टर 5 में मैंने आपको बताया था कि जो मैटर्स हैं, जो पदार्थ हैं, उसे 2 तरीके से वर्गीकृत किया गया है। एक भौतिक प्रकृति के आधार पर, फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, और एक केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर हम लोगों ने बांटा ठोस, द्रव, गैस, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। इन सारे स्टेट्स में ये मैटर को बांट दिया फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर जितने भी वर्गीकरण किए गए हैं, बांटा गया जिस तरह से, उन पे आधारित प्रश्नों को। ये हम लोगों ने चैप्टर 5 में देखा था और ये है हमारा चैप्टर 6 और इसमें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर देखने वाले हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर मैटर को 2 तरीके से बांटा गया, पहले प्योर मैटर और उसके बाद इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर को भी 2 तरीके से बांट दिया, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड, यानी कि तत्व और यौगिक। और इम्प्योर मैटर में हम लोगों ने रखा मिक्सचर को, मिश्रण को। इस मिक्सचर को भी 2 पार्ट में बांट दिया, होमोजीनस मिक्सचर यानी कि समांगी मिश्रण और नॉन होमोजीनस मिक्सचर यानी कि विषमांगी मिश्रण। ये सारे टाइप्स हैं मैटर के जिन पे हम लोग आधारित प्रश्नों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए आज के पहले सवाल से हम लोग करते हैं स्टार्ट। हमारा जो पहला सवाल है आज का वो ये है, जो पदार्थ एक प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है उसे डैश कहते हैं। हम लोग अपने प्रैक्टिकल जीवन में, दैनिक जीवन में शुद्ध घी का मतलब समझते हैं कि उसमें डालडा का मिलावट ना हो। शुद्ध दूध का मतलब समझते हैं उसमें पानी का मिलावट ना हो। लेकिन विज्ञान का मतलब ये नहीं है शुद्ध कहने का। विज्ञान में शुद्ध पदार्थ उसे कहा गया जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी जिसे आप शुद्ध दूध बोल रहे हो, एक्चुअल में ये शुद्ध दूध नहीं है, ये मिक्सचर है, मिश्रण है। और मिश्रण कभी भी शुद्ध पदार्थ नहीं होता है, वो अशुद्ध पदार्थ होता है, इम्प्योर मैटर होता है। दूध में विटामिन होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट होते हैं। तो ये सारे पदार्थों का ये मिक्सचर होता है दूध। पदार्थों को 2 भागों, शुद्ध पदार्थ और डैश पदार्थों में बांटा जा सकता है। ये हो जाएगा अशुद्ध पदार्थ। जो मैटर है, हमारा पदार्थ है, उसको रासायनिक संगठन के आधार पर, रासायनिक प्रकृति के आधार पर, केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर 2 भाग में बांटा गया है। पहला है प्योर मैटर और दूसरा है इम्प्योर मैटर, यानी कि शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ है? वैज्ञानिकों ने शुद्ध पदार्थ के अंदर तत्व को और यौगिक को रखा है। हालांकि यौगिक जो है वो 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। अब 2 अलग अलग तत्व होगा, मान लो 2 अलग अलग तत्व होगा तो दोनों के पार्टिकल्स अलग अलग होंगे। और हम लोगों ने अभी देखा था कि शुद्ध पदार्थ वो होता है जो एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। लेकिन तत्व और यौगिक, इस दोनों को आपको याद रखना है कि ये दोनों शुद्ध पदार्थ होते हैं। यानी जो मैंने अभी आपको बताया, जो मैटर है उसको 2 तरीके से बांटा गया केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, एक प्योर मैटर और एक इम्प्योर मैटर। तो प्योर मैटर में हम लोग एलिमेंट और कंपाउंड इस दोनों को रखते हैं, यानी कि तत्व और यौगिक को रखते हैं। तो शुद्ध पदार्थ तत्व और यौगिक होता है, मिश्रण कभी भी शुद्ध पदार्थ नहीं होगा। तो ए और बी हमारा राइट आंसर होगा, डी। चीनी और जल का मिश्रण होता है। तो जो इम्प्योर मैटर होता है, हम लोगों ने अभी देखा कि मैटर को प्योर मैटर, इम्प्योर मैटर, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ में बांटा। जो इम्प्योर मैटर होता है, अशुद्ध पदार्थ होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं मिक्सचर, यानी कि मिश्रण। और ये मिश्रण 2 तरीके से बांटा गया, एक होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है, यानी कि समांगी मिश्रण, और एक हेटेरोजीनस मिक्सचर। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा चीनी और जल का मिश्रण, ये होता है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण कहने का मतलब कि जो अवयव है, जो कंपोनेंट्स है मिक्सचर का,
उस दोनों का कंपोजिशन पूरे मिक्सचर में एक बराबर होगा। जैसे अगर आप चीनी पानी को घोल दो तो आप कहीं से भी उठा करके उसको टेस्ट करो, जितना मीठा इधर से लगेगा उतना ही मीठा यहाँ से आप उठा लो चम्मच से, यानी कि पूरे मिक्सचर का जो मीठापन है वो एक बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि चीनी और जल का जो कंपोजिशन है, मिलावट है, पूरे लिक्विड में एक समान है, एक समान रूप से है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे कुछ ज़्यादा मीठा कहीं पे कुछ कम मीठा। तो इसे हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। अगर ऐसा कोई मिक्सचर आया जिसमें जो अवयव हो, जो कंपोनेंट्स होंगे, उनका कंपोजिशन पूरे मिक्सचर में एक समान नहीं होगा तो उसे हम बोलेंगे विषमांगी मिश्रण, यानी कि हेट्रोजीनस मिक्सचर। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है? नमक पानी का मिश्रण, ये हो जाएगा हमारा होमोजीनस मिक्सचर। चीनी पानी का मिक्सचर, ये भी हो जाएगा हमारा होमोजीनस मिक्सचर, यानी कि समांगी मिश्रण। जल और कॉपर सल्फेट का मिश्रण, ये भी होता है होमोजीनस मिक्सचर, याद रखिएगा। तेल और जल का मिश्रण, ये हो जाएगा हमारा नॉन होमोजीनस मिक्सचर, यानी कि विषमांगी मिश्रण। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विलयन, दो या दो से अधिक पदार्थों का डैश मिश्रण होता है, याद रखिएगा। जो सॉल्यूशन होता है, जो विलयन होता है, वो समांगी मिश्रण होता है। जो सॉल्यूशन होता है वो मिक्सचर होता है। और किस प्रकार का मिक्सचर होता है? हम लोगों ने दो प्रकार का मिक्सचर देखा, एक होमोजीनस और एक नॉन होमोजीनस। तो जो सॉल्यूशन हम लोग बोलते हैं, विलयन बोलते हैं, वो एक्चुअल में क्या होता है? होमोजीनस मिक्सचर, समांगी मिश्रण। निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस विलयन है? हम लोग जनरली विलयन बोलते हैं तो अपने मन में ऐसा फीलिंग आता है कि ये लिक्विड होगा, मिक्सचर लिक्विड होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। विलयन ठोस भी हो सकता है। ठोस विलयन कौन होता है? मिश्र धातु। जो मिश्र धातु होता है वो ठोस विलयन होता है। यानी मान लो कोई आपके पास, जैसे मान लो ब्रास है, पीतल है, तो पीतल बना होता है कॉपर और जिंक से। तो आप इस ब्रास का कोई सा भी कोना उठा लो, कोई सा भी कोना झाड़ लो, चाहे इधर से, चाहे इधर से, चाहे इधर से, चाहे इधर से, कहीं से भी कुछ भी आप उठा लो, कोई सा भी टुकड़ा उठा लो, उसमें कॉपर और जिंक का जो रेशियो होगा वो 7:3 का ही होगा। यानी कॉपर 70% और जिंक 30%। कहीं से भी आप इस कोने से भी उठा लो तो यहाँ भी कॉपर और जिंक का जो रेशियो होगा वो 7:3 का ही होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि कॉपर और जिंक का जो कंपोजिशन है वो पूरे मिक्सचर में एक समान है। तो ये होता है ठोस विलयन, मिश्र धातु, और ये होता है समांगी मिश्रण। होमोजीनस मिक्सचर होता है मिश्र धातु। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल यानी कि ब्रास, ये कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। पीतल में कॉपर का प्रतिशत मात्रा लगभग होती है। तो कॉपर 70%, ठीक है, और जिंक ये 30%। चीनी और जल के विलयन के लिए कौन असत्य है, कौन गलत है? यह समांगी मिश्रण होता है, ये बिल्कुल सही है। चीनी एक विलायक है, यानी कि सॉल्वेंट है। जल एक विलायक है, चीनी एक विलय है, यानी कि सॉल्यूट है। जो विलयन होता है, सॉल्यूशन होता है, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। देख लो, सॉल्यूट को हम लोग बोलेंगे विलय और सॉल्वेंट को बोलेंगे विलायक। तो सॉल्वेंट हम उसे बोलेंगे, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हम उसे बोलेंगे जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा, ठीक है, जो ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट होगा। और सॉल्यूट उसे बोलेंगे जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा। जैसे चीनी और जल का जब हम मिश्रण लेते हैं तो ज़्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है? चीनी या फिर जल? ज़्यादा अमाउंट में जल होता है, तो जल को हम बोलेंगे सॉल्वेंट, ठीक है, विलायक। तो जल एक विलायक है, ये भी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। चीनी एक विलय हो जाएगा फिर, क्योंकि ये कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो सॉल्यूट हो जाएगा चीनी, तो ये भी सही है। यानी चीनी एक विलायक, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है। टिंचर ऑफ आयोडीन किसका विलयन है? टिंचर ऑफ आयोडीन ये भी एक होमोजीनस मिक्सचर होता है और ये विलयन होता है आयोडीन और अल्कोहल का, ठीक है। आयोडीन और अल्कोहल का इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आयोडीन और अल्कोहल का विलयन होता है या फिर मिक्सचर होता है, होमोजीनस मिक्सचर होता है टिंचर ऑफ आयोडीन जिसे हम कहते हैं। और इस अल्कोहल में भी पूछे तो अल्कोहल तो एथेनॉल भी होता है, मेथेनॉल भी होता है, प्रोपेनॉल भी होता है। तो कौन सा अल्कोहल कभी पूछे तो आपको आंसर देना है एथेनॉल। एथेनॉल होता है यानी कि C2H5OH और प्लस में आयोडीन। तो एथेनॉल और आयोडीन का मिक्सचर होता है टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन में कौन एक विलायक है? पूछा है कि कौन एक सॉल्वेंट है। तो
तो सॉल्वेंट कौन होता है? जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर, विलियन के अंदर। तो टिंचर ऑफ आयोडीन में आयोडीन ये होता है सॉल्यूट, यानी कि विलय, विलय, और विलायक होता है अल्कोहल। वैसे टिंचर ऑफ आयोडीन का यूज ये एंटीसेप्टिक में किया जाता है, यानी जो आप स्किन पे मरहम लगाते हो, घाव वगैरह या फिर कहीं पे कट वट जाता है वहाँ पे, तो उसमें ये टिंचर ऑफ आयोडीन का यूज किया जाता है। जल और गैस का विलयन है, जल और गैस का विलयन है, इसमें से बताना है कौन सा। कोका कोला, वायु, नींबू पानी, इनमें से सभी। तो जल और गैस का विलयन होता है कोका कोला। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है कोका कोला में। वातयुक्त पेय कोक में एक विलय होता है। तो कोका कोला जो विलयन होता है उसमें विलय क्या होता है, यानी कि सॉल्यूट जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और सॉल्वेंट हो जाएगा जल। वायु एक गैस का विलयन है जिसमें डैश एक विलायक है। जो हमारा एयर है वो भी तो मिक्सचर है और होमोजीनस मिक्सचर है। कहीं से भी अब एयर उठा लो, वहाँ जो गैसेस प्रेजेंट होंगे उसमें वो सेम कंपोजिशन होगा हर जगह। तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में बहुत सारा कंपोनेंट्स होंगे, तो इसमें से बताना है कि कौन सा कंपोनेंट्स एक विलायक होगा, यानी कि एक सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। तो देख लो, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन। तो हम सभी को पता है कि नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट है। तो 78% होता है नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। विलयन के संबंध में कौन सा एक असत्य है, कौन सा गलत है? विलयन एक समांगी मिश्रण होता है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। इसके कण का व्यास 1 नैनोमीटर से कम होता है और यह नग्न आंखों से नहीं दिखता, तो ये भी ट्रू है। ये प्रॉपर्टी आप याद रख सकते हैं। विलयन में प्रकाश के मार्ग दिखाई देते हैं, विलयन में प्रकाश के मार्ग दिखाई नहीं देते हैं, ये हो जाएगा हमारा गलत, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह अस्थाई विलयन होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अस्थाई विलयन का मतलब क्या हुआ कि जो आपने मिक्सचर बनाया है, उसे आप थोड़ी देर के लिए बिना डिस्टर्ब किए छोड़ दो। छोड़ने के बाद क्या होगा, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे, जो विलय पदार्थ होगा, वो आकर के नीचे बैठ जाएगा। अगर ये नीचे बैठ गया, हम बोलते हैं कि ये अनस्टेबल है, यानी कि अस्थाई है, अस्थाई मिश्रण है। अगर ये नहीं बैठा नीचे जाकर के बॉटम में, तब हम बोलते हैं कि ये स्टेबल मिक्सचर है या फिर स्टेबल सॉल्यूशन है, अस्थाई विलयन है। जैसे नमक पानी का मिश्रण अगर आप लेते हो, तो क्या जो नमक होता है वो नीचे आकर बैठ जाता है? ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन मान लो आप पानी और सैंड ले लो, बालू ले लो, पानी और बालू को मिला दो एक साथ, तो थोड़ी देर बाद अगर आप उसे छोड़ दो बिना डिस्टर्ब किए, बिना उसको हिलाए डुलाए कुछ किए, तो आप देखना सारे सैंड पार्टिकल्स जो है बॉटम में आकर के बैठ जाएगा नीचे। तो हम बोलेंगे कि वो अनस्टेबल मिक्सचर है, अस्थाई है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये जो लाइन लिखा हुआ है, विलयन में प्रकाश के मार्ग दिखाई देते हैं, तो देखो ये एक विलयन है, ये भी एक विलयन है, ये एक मिक्सचर है, ये भी एक मिक्सचर है। तो ये जो मिक्सचर है, यहाँ से देखो जब लाइट को पास कराया गया, तो लाइट का जो मार्ग है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो येलो कलर का मार्ग, पाथ, ये पाथ यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है तो हम बोलेंगे कि ये मिक्सचर होमोजीनस मिक्सचर है। ठीक है, कौन सा मिक्सचर है? होमोजीनस मिक्सचर है, और होमोजीनस मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। और एक सॉल्यूशन का एग्जांपल कौन हो जाएगा? वाटर और कॉपर सल्फेट। उसके बाद यहां देखो, ये है मिल्क, ठीक है, दूध। मिल्क से जब लाइट को पास कराया गया तो इसका पाथ दिखा। पता है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ये जो लाइट विजुअल है, ये जो लाइट विजुअल हुआ, इसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो दूध जो है वो टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव को दिखाता है। और कोई होमोजेनियस मिक्सचर होगा वो टिंडल इफेक्ट को नहीं दिखाएगा। तो जो भी इस टिंडल इफेक्ट को दिखाएगा वो होमोजेनियस मिक्सचर नहीं होगा, समांगी मिश्रण नहीं होगा, वो होगा विषमांगी मिश्रण। दूध और पानी का मिक्सचर दिखने में लगता है समांगी मिश्रण, लेकिन वो होता है विषमांगी मिश्रण। किसी निश्चित ताप पर यदि विलयन और विलय पदार्थ नहीं घुलता, तब उस विलयन को डैश कहते हैं। जैसे मान लो कोई टेम्परेचर है, मैंने ले लिया रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, और मैंने क्या करा कि ये पानी लिया,
और पानी में मैंने डाल दिया शुगर, चीनी। मैंने इसमें शुगर डाला मान लो 1 चम्मच, मैंने इसको मिला दिया। मैंने क्या करा, इसी टेम्परेचर पे फिर से मैंने शुगर डाला, फिर से मिला दिया, ये फिर से मिल गया। मैंने फिर से शुगर डाला, फिर से मिल गया। लेकिन एक टाइम आएगा ऐसा जिसमें और शुगर और चीनी इसमें नहीं घुल सकता, इसमें और चीनी नहीं घुल सकता। वैसे कंडीशन में जब ये टाइम आ जाए कि अब और ज़्यादा सॉल्यूट और ज़्यादा विलय पदार्थ नहीं घुलाया जा सकता, तब हम बोलते हैं कि ये जो मिश्रण है, ये जो मिक्सचर है, ये हो गया सैचुरेटेड। ठीक है, यानी कि संतृप्त विलयन। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा टेम्परेचर सेम होना चाहिए। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तब इसमें चेंज आ जाएगा। विलय पदार्थ की वह मात्रा जो किसी ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी डैश कहलाती है। अभी मैंने आपको बताया कि चीनी पानी का जो घोल है, हमने इसमें काफ़ी सारा चीनी डाला था, बार बार घुलाया था, फिर एक टाइम आया था जब चीनी नहीं घुला था, तब हमने कहा इस विलयन को संतृप्त विलयन। तो जब ये संतृप्त विलयन हो चुका, सैचुरेटेड विलयन हो चुका, उस समय इसमें कितना चीनी प्रेजेंट है, उस अमाउंट को हम लोग बोलेंगे सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता। तो संतृप्त विलयन में जितना विलय पदार्थ का मात्रा होता है उसी को हम लोग घुलनशीलता बोलते हैं। विलयन की सांद्रता का सही सूत्र नहीं है। क्या पूछा है? नहीं है। सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन को हम लोग 2 तरीके से बताते हैं। एक हम लोग बताते हैं, देखो लो, मास बाई मास परसेंटेज, ठीक है, मास बाई मास परसेंटेज। और दूसरा हम लोग बताते हैं मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ये क्या होता है? ये रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? जो विलय पदार्थ होता है, मास बाय मास में क्या हो जाएगा, विलय पदार्थ का जो द्रव्यमान होगा, नीचे में विलयन का जो द्रव्यमान होगा और गुने में 100। किसमें? मास बाय मास रेशियो में। यानी ऊपर में होगा विलय पदार्थ का अमाउंट, नीचे में होगा विलयन का अमाउंट। ऊपर में होगा सॉल्यूट का अमाउंट, नीचे में होगा सॉल्यूशन का अमाउंट। अगर मास बाय मास है तो ऊपर में भी मास, नीचे भी मास। अगर मास बाय वॉल्यूम है तब ऊपर में मास यानी कि सॉल्यूट का मास और नीचे में सॉल्यूशन का वॉल्यूम डालेंगे। और क्योंकि सांद्रता हम लोग परसेंटेज में बताते हैं तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। हमारा जो इसमें राइट आंसर होगा, देख लो, लिखा है विलयन पदार्थ का द्रव्यमान, तो ऊपर में विलय पदार्थ का द्रव्यमान आता है, कभी विलयन पदार्थ का द्रव्यमान नहीं आता है। तो सी है जो कि गलत है, बाकी ए और बी राइट है। आप इस दोनों फॉर्मूले को रट सकते हो। अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं। एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में, यानी कि जो सॉल्वेंट है हमारा, यहाँ क्या है? वाटर। और ये कितना है? 320 ग्राम। 40 ग्राम साधारण नमक विलय है, यानी कि जो हमारा सॉल्यूट है वो क्या है? NaCl। ये कितना है? 40 ग्राम। हमसे पूछा है विलयन की सांद्रता क्या है। तो जो कंसंट्रेशन होता है वो मैंने अभी आपको बताया कि ऊपर में कौन होगा? सॉल्यूट। तो मैंने यहाँ डाल दिया सॉल्यूट का मास। उसके बाद नीचे में क्या होगा? सॉल्यूशन का मास। अगर मैं मास बाय मास परसेंटेज फाइंड आउट कर रहा हूँ तब नीचे में क्या होगा? सॉल्यूशन का मास। हमें सॉल्यूशन का मास डायरेक्ट नहीं दे रखा है, लेकिन हमें पता है जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। तो सॉल्यूट का मास 40 ग्राम, सॉल्वेंट का मास 320 ग्राम। इस दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे और मल्टीप्लाई में 100। तो ये 40 हो गया और ये हो गया 360 और गुने में 100। सॉल्व करके देखो, आंसर आएगा बी 11.1%। तो ये मैंने एक न्यूमेरिकल भी आपको बता दिया जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है निलंबन यानी कि सस्पेंशन के संबंध में क्या सत्य है। तो सबसे पहली बात, जो सस्पेंशन होता है ये होता है एक मिक्सचर। क्या होता है? मिक्सचर। अब मिक्सचर कौन सा मिक्सचर? हम लोगों ने पढ़ा होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। तो ये कौन सा मिश्रण होता है? ये होता है नॉन होमोजीनस, ठीक है, यानी कि विसमांगी मिश्रण होता है। तो ये बिल्कुल ट्रू है, ये सत्य है। यह अस्थायी होता है, ये भी ट्रू है। अस्थायी का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ। जो विलय पदार्थ होगा वो धीरे धीरे क्या होगा? नीचे आकर के बैठ जाएगा बर्तन में, तो उसे हम बोलेंगे अनस्टेबल, अस्थायी। तो ये बिल्कुल सही है, सस्पेंशन ये अस्थायी होता है। कुछ समय के लिए टिंडल प्रभाव को दिखाता है, तो ये भी क्या है? ट्रू है। अब होता क्या है, इसका नाम सस्पेंशन क्यों रखा गया कि इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्वेंट में सस्पेंडेड होते हैं ऊपर ऐसे, यानी लटका हुआ होता है।
जो भी पार्टिकल्स होते हैं, जो भी कण होते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, वो सॉल्वेंट में लटका हुआ होता है इस तरह से। तो जब तक ये लटका हुआ है तब तक हम क्या होगा कि अगर हम यहाँ से लाइट पास करवाएं तो इससे स्कैटर्ड होगा, लाइट क्या होगा, फैलेगा, इस पार्टिकल से जो लटका हुआ है उसे टकराएगा और लाइट फैलेगा और हमें पाथ दिखाई देगा। और अगर लाइट का पाथ दिख रहा है तो हम बोलते हैं ये टिंडल प्रभाव को दिखा रहा है, टिंडल इफेक्ट को दिखा रहा है। लेकिन होता यह है कि थोड़ी देर के लिए आप इसे छोड़ दो बिना डिस्टर्ब किए, बिना कुछ किए, तब सॉलिड पार्टिकल्स ये आकर के नीचे बॉटम में बैठ जाएगा ऐसे। जब ये ऐसे बैठ गया फिर ऊपर में तो कुछ बचा नहीं, बस सॉल्वेंट है। अगर सॉल्वेंट है यहाँ पर सिर्फ, तो लाइट अगर पास करवाओ तो नहीं दिखेगा। तो टिंडल प्रभाव तब तक ही दिखेगा जब तक सॉलिड पार्टिकल्स सस्पेंडेड है, लटका हुआ है, और जैसे ही सस्पेंशन टूटेगा, खत्म होगा, वैसे ये टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाएगा। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन एक कोलाइड के संबंध में असत्य है, गलत है? अब देख लो, कोलाइड भी क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। नॉन होमोजीनस मिक्सचर में आपने क्या क्या देखा? एक देखा कोलॉइड, अभी जो हम लोग देख रहे हैं, और दूसरा हम लोगों ने देखा क्या, सस्पेंशन। और होमोजीनस मिक्सचर में, ठीक है, होमोजीनस मिक्सचर में हम लोग देखा सॉल्यूशन। ये आपको ध्यान में रखना है कि कोलॉइड और सस्पेंशन नॉन होमोजीनस मिक्सचर होता है और सॉल्यूशन होमोजीनस मिक्सचर होता है। चलिए आगे देखिए, यह अस्थायी होता है, तो ये भी ट्रू होता है, यानी इसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे वो नीचे आकर के नहीं बैठेंगे, तो ये स्टेबल होता है, अस्थायी होता है। यह टिंडल प्रभाव को दिखाता है, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं टिंडल प्रभाव को दिखाता है, टिंडल इफेक्ट को दिखाता है। तो इनमें से कोई नहीं है जो गलत है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे ट्रू है, हमें फॉल्स चुनना था जो कि नहीं है इसमें कोई सा भी। तो देखो, सॉल्यूशन ये टिंडल प्रभाव को, टिंडल इफेक्ट को नहीं दिखाएगा। कोलॉइड ये टिंडल इफेक्ट को बिल्कुल दिखाएगा, और सस्पेंशन ये कुछ समय के लिए टिंडल इफेक्ट को दिखाएगा और उसके बाद नहीं दिखाएगा। जब इसका सस्पेंशन ब्रेक डाउन हो जाएगा तब ये टिंडल इफेक्ट को नहीं दिखाएगा। तो ये टिंडल इफेक्ट के बारे में आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि कौन दिखाएगा, कौन नहीं दिखाएगा। कोलॉइड विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था यानी कि डिस्पर्स्ड फेज और डैश से बना होता है। जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि सॉल्यूशन में होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये होता है। इसी तरह से कोलॉइड की अगर हम बात करें, कोलॉइड की बात करें, तो जो यहाँ सॉल्यूट है इसमें हम लोग बोलते हैं डिस्पर्स फेज, डीपी, और डिस्पर्स मीडियम, डीएम। ठीक है, तो कोलॉइड डीपी और डीएम से बना होता है, यानी कि डिस्पर्स फेज होता है और डिस्पर्स मीडियम होता है, या फिर डिस्पर्सिंग मीडियम होता है। तो अगर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम की अगर बात करें तो कौन ज़्यादा अमाउंट में होगा? डिस्पर्सिंग मीडियम ज़्यादा अमाउंट में होगा, यानी डिस्पर्सिंग मीडियम में डिस्पर्स फेज उसमें घुला हुआ होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोनों। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा डिस्पर्सिंग मीडियम, ए इसका राइट आंसर है। एरोसोल में परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? एरोसोल में परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? तो एरोसोल में जो डिस्पर्स फेज होता है ये होता है सॉलिड। सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, लेकिन जो डिस्पर्स मीडियम होगा ये हो जाएगा हमारा गैस। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, ये कुछ एनसीईआरटी के बुक में कोलॉइड्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे देखो, सवाल किस प्रकार से पूछा जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्या होगा कि आपको मान लो इसमें से दे देगा, जैसे कि यहाँ देख लो फेस क्रीम है, बोलेगा फेस क्रीम किसका एग्जाम्पल है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शंस इस प्रकार से दिया जा सकता है, एरोसोल, फोम, इमल्शन, सॉल। इस तरह से 4 ऑप्शंस आपको मिल जाएगा। पूछेगा कि फेस क्रीम इसमें से क्या है, तब आपको आंसर देना पड़ेगा इमल्शन। उसके बाद ये पूछा जा सकता है कि जो जेल होता है, जैसे यहाँ जेल लिखा हुआ है, जो जेल होता है उसमें डिस्पर्सन फेज कौन होता है, डिस्पर्सिंग मीडियम कौन सा होता है, ये पूछा जा सकता है आपसे। जैसे पूछ देगा एरोसोल, एरोसोल में जो मैंने अभी आपको बताया कि एरोसोल में डिस्पर्सिंग मीडियम कौन सा है, तो वहाँ आंसर क्या आया, गैस आया। तो एक इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। और तीसरा, आपको 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा इसमें से बताओ कि इमल्शन कौन है, बताओ इसमें से फॉर्म कौन है। इधर से मान लो
इधर से मान लो आप फोम दे दिया, पनीर दे दिया, मिल्क दे दिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दे दिया, धुआं दे दिया, बोल देगा बताओ इसमें से फोम कौन है। तो इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। तो अब आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, तो कौन डिस्पर्सिंग मीडियम है, कौन डिस्पर्स फेज है, किसके मिलने से कौन से टाइप के कोलाइड बनते हैं, ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। साथ में इसके एग्जाम्पल्स, इसमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। कोलाइड विलयन को डैश विधि से अलग किया जा सकता है। जो कोलाइड विलयन होता है उसे अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट है टिंडल प्रभाव की खोज किसने की थी। टिंडल प्रभाव की खोज की थी टिंडल नाम के वैज्ञानिक। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव को दिखाएगा। कॉपर सल्फेट का विलयन, ये होमोजेनस मिक्सचर होता है, ये नहीं दिखाएगा। दूध हो गया, ये कोलाइड हो गया, कोलाइड तो दिखाता है। नींबू पानी, ये फिर से होमोजेनस मिक्सचर हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ये नहीं दिखाएगा। सोडा जल भी नहीं दिखाएगा, यानी ये नहीं दिखाएगा, ये नहीं दिखाएगा, ये नहीं दिखाएगा। हमसे पूछा कौन दिखाएगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूध एक कोलॉइड है और कोलॉइड टिंडल इफेक्ट को दिखाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इमल्शन का उदाहरण है। इमल्शन का उदाहरण है, यह है दूध। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इमल्शन का उदाहरण कौन है, सोल का उदाहरण कौन है, फोम का उदाहरण कौन है। साथ में सोल में डिस्पर्सिंग फेज कौन है, डिस्पर्स फेज कौन है, डिस्पर्सिंग मीडियम कौन है, किसमें कौन डिस्पर्स फेज है, डिस्पर्सिंग मीडियम है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी इसको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यहाँ से एग्जाम में सवाल आता है, आपको याद करना पड़ेगा। निम्न में से कौन एक सोल का उदाहरण है। तो आप देख लो निम्न में से कौन एक सोल का उदाहरण है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और कीचड़। तो कीचड़ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और सोल में जो डिस्पर्स फेज होता है वो होता है ठोस, और डिस्पर्सिंग मीडियम होता है वो होता है द्रव। निम्नलिखित में से किसे सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट ये वाटर को कहा जाता है, जल को कहा जाता है। सामान्यतः ताप बढ़ाने पर विलयन की घुलनशीलता। अब देखो विलयन तो है, सॉल्यूशन तो है, लेकिन कौन सा ऐसा सॉल्यूशन जो ठोस और द्रव से बना है। तो ठोस और द्रव वाला विलयन है, सॉल्यूशन है, तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी, घुलनशीलता होगी, ये बढ़ेगी टेम्परेचर को बढ़ाने पर। तो बढ़ती है, इसका राइट आंसर है। जैसे मान लो कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का अमाउंट होता है उसी को तो सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। तो मान लो कोई टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, इस पे कोई सॉल्यूशन, कोई विलयन संतृप्त है, सैचुरेटेड है। अब हमने कर दिया इस टेम्परेचर को 35 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री हमने बढ़ा दिया। तो अब तक क्या था कि ये सैचुरेटेड था, इसमें और सॉल्यूट नहीं घुल सकता था। लेकिन जैसे हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो अब इसमें और सॉल्यूट घुल सकता है, यानी कि ये अनसैचुरेटेड हो गया। तो अनसैचुरेटेड हो गया यानी इसमें और सॉल्यूट घुलेगा। फिर एक टाइम आएगा ये इस टेम्परेचर पर भी क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। उस समय जो अमाउंट होगा सॉल्यूट का, हम लोग बोलेंगे इस विलयन का सॉल्युबिलिटी, उस अमाउंट को। तो क्या हो जाएगा, इसका जो सॉल्युबिलिटी होगा ये बढ़ जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने से। बट कौन से विलयन का, ठोस और द्रव वाले का, जैसे कि चीनी पानी का, नमक पानी का, इस सब का। किसी द्रव में ताप को बढ़ाने पर, टेम्परेचर को बढ़ाने पर घुलनशीलता क्या होगा। लेकिन इस बार पूछा है कौन सा विलयन है, द्रव में गैस, यानी द्रव हो गया हमारा सॉल्वेंट और गैस हो गया हमारा सॉल्यूट। तो जब विलयन द्रव और गैस वाली हो, वैसे केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर जो घुलनशीलता है वो घटती है। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है दाब बढ़ाने पर विलयन जो कि ठोस द्रव वाला है, तो इसकी जो विलयता है या फिर घुलनशीलता या फिर सॉल्युबिलिटी ये क्या होगा, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर विलयन ठोस द्रव का है। लेकिन अगर विलयन द्रव गैस का है तब घुलनशीलता दाब बढ़ाने के साथ बढ़ती है। निम्न में से किसे वास्तविक विलयन कहा जा सकता है। वास्तविक विलयन यानी कि ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन को, जो हम लोगों ने अभी देखा था सॉल्यूशन, होमोजेनस मिक्सचर सॉल्यूशन, वो उसी को हम लोग ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। तो चीनी पानी का घोल क्या हो जाएगा, ये ट्रू सॉल्यूशन।
सांद्रित विलयन यानी कि कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में विलय की मात्रा विलायक से या फिर के डैश होती है। क्या बोला है? कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का मतलब ये होता है जो सोल्यूशन में सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। तो कंसंट्रेट कहने का मतलब ये हुआ कि सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सॉल्वेंट से ज़्यादा है, सॉल्वेंट से ज़्यादा है ये नहीं कह रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है। जैसे मान लो मैंने बोला कि 1 लीटर हमारे पास पानी है, 2 बीकर मैंने ले लिया, 2 बीकर, दोनों में क्या है 1 लीटर पानी है। इस 1 लीटर में पानी में मैंने डाल दिया यहाँ 200 ग्राम चीनी, 200 ग्राम चीनी डाल दिया, और यहाँ 1 लीटर में मैंने डाल दिया 2 ग्राम चीनी या फिर 5 ग्राम चीनी। तो देखो दोनों केस में जो सॉल्यूट है ये सॉल्वेंट से कम है, लेकिन इसमें ज़्यादा है, यानी कि इसमें मीठापन ज़्यादा आएगा, ये ज़्यादा मीठा लगेगा, तो हम बोलेंगे कि ये कंसनट्रेटेड है। लेकिन इसमें मीठापन ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि इसमें सॉल्यूट कम है, तो हम बोलेंगे कि ये कंसनट्रेटेड सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो जो विलय की मात्रा है वो अधिक होती है। यहाँ आप इसको काट दो पूरा, ये गलत क्वेश्चन बन गया है यहाँ पे कि सांद्रित विलयन में विलय की मात्रा अधिक होती है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विलायक से अधिक नहीं होगा, विलायक से अधिक नहीं होता। मैंने आपको यहाँ बता दिया कि कैसे कंसंट्रेटेड होता है और कैसे नहीं होता है। यहाँ सिंपली ये लिखो कि अधिक होता है, विलायक से अधिक नहीं होगा। डैश वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से मिलने से बनते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। बचपन से आपने डेफिनेशन को रटा हुआ होगा। और यौगिक साथ में तत्व ये प्योर होते हैं, प्योर मैटर होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं, और मिश्रण ये अशुद्ध पदार्थ होते हैं। एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। इस तापमान पर इसकी सांद्रता कितनी होगी? कंसंट्रेशन का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? 2 बताया, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ऊपर जाएगा सॉल्यूट का मास दोनों ही केसेस में, तो सॉल्यूट का मास कितना हो जाएगा? 36 ग्राम। 36 ग्राम क्या है? NaCl, तो मैंने यहाँ डाल दिया 36 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या आएगा? सोल्यूशन का मास या फिर सोल्यूशन का वॉल्यूम। हमें मास दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मास डालेंगे। तो 100 ग्राम जल बोला है, तो जल क्या है? यहाँ सॉल्वेंट है, हमें चाहिए सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का मास ऐड होता है, तो 100 ग्राम प्लस 36 ग्राम और गुने में 100, तो ये 36, ये 136 और ये गुने में 100। सॉल्व करो इसको, आंसर लगभग में 26% आएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रासायनिक परिवर्तन के संबंध में कौन सा असत्य है, कौन सा गलत है। तो पहली बात तो यहाँ इस रासायनिक को कट कर दो, यहाँ कर दो भौतिक। सवाल में यहाँ भौतिक होना चाहिए था, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल चेंज होना चाहिए था। अब देखो इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, तो ये बिल्कुल सही है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, पुराना पदार्थ का बस रंग रूप चेंज हो जाता है, अवस्था चेंज हो जाता है, लेकिन नया पदार्थ नहीं बनता है। नया पदार्थ कहने का मतलब ये हुआ कि अब जो नया पदार्थ बना है उसमें जो कंपोनेंट्स हैं उसका कंपोजिशन चेंज हो जाना। भले ही बर्फ सॉलिड से लिक्विड बन जाता है, लेकिन दोनों ही सूरतों में, दोनों ही केसेस में, चाहे वो बर्फ था चाहे पानी था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 1:8 का ही होता है। तो ना तो कंपोजिशन चेंज हुआ, ना ही नया पदार्थ बना, बस अवस्था चेंज हो गया, फिजिकली देखने में चेंज हो गया वो। तो इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, ये बिल्कुल सत्य है। यह अस्थायी परिवर्तन होता है, ये बिल्कुल सही है। जैसे ठोस से मैंने द्रव बना दिया, फिर से द्रव से क्या कर सकते हैं? ठोस बना सकते हैं। तो यानी कि ये परमानेंट नहीं था, ये टेम्परेरी था, जो फेज चेंज हो गया और इसे वापस उसी फेज में लाया जा सकता है। तो ये अस्थायी होता है, ये बिल्कुल सही है। अवस्था में परिवर्तन इसका एक उदाहरण है, तो ये बिल्कुल सही है। जो अवस्था में परिवर्तन होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड, ये सब भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। उसके बाद इस परिवर्तन को उल्टा नहीं किया जा सकता, ये गलत है। इस परिवर्तन को, भौतिक परिवर्तन को आराम से उल्टा किया जा सकता है। जैसे बर्फ से पानी बना दिया ठंडा करके, फिर से पानी से बर्फ बना दो, तो हो गया उल्टा, क्योंकि यह भौतिक परिवर्तन था। निम्नलिखित में से कौन एक भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों है? तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों है। मोमबत्ती का जलना, कागज का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन है। अलमारी में
जंग लगना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। जल में नमक का घुलना, ये एक भौतिक परिवर्तन है। हम जल में नमक घुला सकते हैं, पानी को वाष्प में बदल करके वापस नमक प्राप्त भी कर सकते हैं, तो ये एक भौतिक परिवर्तन होता है। और मोमबत्ती का जलना, यह भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों ही होता है, क्योंकि मोमबत्ती जो होता है, ये मान लो ये मोमबत्ती अगर जल रहा है तो ये जो वैक्स होता है, ये आप देखते होंगे कि पिघलता है। पहले ठोस होता है, पिघल करके, पहले सॉलिड होता है, ठोस होता है, पिघल करके लिक्विड होता है और फिर से सॉलिड हो जाता है। तो ये क्या हुआ? फिजिकल चेंज। लेकिन कुछ वैक्स इस फ्लेम के साथ, इस फ्लेम के कारण कुछ वैक्स जल उठता है, ठीक है। तो जो वैक्स जल गया वो कभी वापस नहीं आ सकता, वो पूरी तरह से खत्म हो गया, तो वो हो जाएगा केमिकल चेंज। वैक्स का यहाँ से जलना केमिकल चेंज, और जो वैक्स है वो सॉलिड से लिक्विड, फिर लिक्विड से सॉलिड में बनना, ये हो गया फिजिकल चेंज। निम्नलिखित में से कौन एक शुद्ध पदार्थ नहीं है? बोला है कि शुद्ध पदार्थ नहीं है, तो शुद्ध पदार्थ कौन होता है? एक तो होता है एलिमेंट, आप ऐसे ही याद रखो, एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। ये दोनों ही शुद्ध पदार्थ होते हैं। तो देख लो कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है, वो हो जाएगा शुद्ध पदार्थ, जो नहीं होगा वो होगा अशुद्ध पदार्थ। तो बर्फ यानी कि H2O सॉलिड फॉर्म में, तो ये क्या है? एक कंपाउंड है, ये शुद्ध पदार्थ हो जाएगा। लोहा यानी कि आयरन एक एलिमेंट है, यानी कि ये शुद्ध पदार्थ है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, ये भी क्या है? एक कंपाउंड है, यौगिक है, तो ये भी हो जाएगा हमारा शुद्ध पदार्थ, प्योर मैटर। वायु, एयर, ये क्या है? एक अशुद्ध पदार्थ, क्योंकि ये बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है, इसमें वाटर वेपर भी होता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इम्प्योर मैटर है। निम्नलिखित में से कौन एक विलियन नहीं है? कौन एक विलियन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है? हवा एक होमोजेनस मिक्सचर है, यानी कि ये तो सॉल्यूशन है। समुद्री जल भी सॉल्यूशन है। सोडा जल, ये भी है। मिट्टी ये विलियन नहीं है, क्योंकि मिट्टी में बहुत सारे पदार्थों का मिश्रण होता है। मिश्रण में जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो कंपोनेंट्स जगह जगह पे चेंज होता है। कहीं पे वो कंपोनेंट्स, कुछ कंपोनेंट्स ज़्यादा होगा, कहीं पे कुछ कंपोनेंट्स, वही कंपोनेंट्स कम होगा, तो ये होमोजेनस मिक्सचर नहीं है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? तो खून यौगिक नहीं है, खून मिक्सचर है। मीथेन CH4 ये यौगिक है। टीन यानी कि SN ये यौगिक नहीं, ये तत्व है। और साबुन ये भी क्या है? यौगिक नहीं है। यौगिक इसमें सिर्फ एक ही है, वो है मीथेन। मीथेन को हम लोग मार्श गैस भी बोलते हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाएगा? टिंडल इफेक्ट को कौन नहीं दिखाएगा? दूध दिखाएगा, स्टार्च दिखाएगा। कॉपर सल्फेट का विलियन, ये ट्रू विलियन है, वास्तविक सोल्यूशन है, और जो विलियन होता है या फिर वास्तविक विलियन होता है वो टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुहासा ये कोलॉइड है, ये भी दिखाएगा। स्टार्च भी कोलॉइड है, ये भी दिखाएगा। निम्नलिखित में से किसे भौतिक गुण कहा जा सकता है? कौन सा एक भौतिक गुण है? क्वथनांक, गलनांक, घनत्व, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी भौतिक गुण हैं। जब हम भौतिक गुण के बारे में पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग यही पढ़ते हैं कि क्या डेंसिटी है, क्या बॉइलिंग पॉइंट है, क्या मेल्टिंग पॉइंट है, इसी सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट है, स्याही से रंग वाले घटक को अलग किया जा सकता है। अब इस वीडियो में आपको कई सारे सवाल ऐसे मिलेंगे जिनमें मिश्रण को अलग करने की बात करी गई है कि कौन सी विधि से किस मिश्रण को अलग किया जाता है। तो आज इसी वीडियो में आप लोग वो सारे ही विधि सीख लेना और अच्छे से याद कर लेना कि किस विधि के जरिए किस तरह के मिश्रण को अलग किया जाता है, क्योंकि इससे सवाल पूछे जाते हैं इन टॉपिक से। तो हमारा जो इस बार मिश्रण दे रखा है वो है स्याही से रंग वाले घटक को अलग करना। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो कोई स्याही है, कोई इंक है ब्लू कलर का, ठीक है, कोई ब्लू इंक है, तो इस ब्लू इंक में आपको मिलेगा वाटर, साथ में वो पदार्थ जिसके कारण ये ब्लू है, इसी को हम लोग डाई बोलते हैं। तो ये जो ब्लू इंक है, इसमें वाटर और डाई को अलग करना है, तो इसके लिए किया जाता है वाष्पीकरण, यानी कि एवापोरेशन। वाष्पीकरण कर दिया जाएगा तो वाटर यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में, बच जाएगा डाई। तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया तो उसको वापस उसको कंडेंसेशन करवा करके, संग्रहण करवा करके फिर से वेपर से वाटर बना दिया जाएगा
और इधर डाई बच जाएगा। तो इस तरह से स्याही से रंग वाले घटक को अलग किया जा सकता है। दूध से क्रीम या क्रीम से मक्खन किस विधि से निकाला जाता है? तो ये आपको अच्छे से रटा होगा, अपकेंद्रण विधि से, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपकेंद्रण विधि का प्रयोग किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि अपकेंद्रण विधि का उपयोग सिर्फ दूध से क्रीम या फिर क्रीम से मक्खन निकालने के लिए किया जाता है। इस विधि का उपयोग कई सारे चीज़ों में किया जाता है। जैसे देखो, रक्त और मूत्र की जांच में, कपड़े धोने की मशीन में, भीगे हुए कपड़े से जल निचोड़ने में, क्रीम से मक्खन निकालने में। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। ये सारे ही अनुप्रयोग, ये सारी ही एप्लीकेशन सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का आप अच्छे से याद करके रखोगे, क्योंकि यहाँ से सवाल आ सकता है, एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसका नाम आपने सुना होगा, कई बार सुना होगा, मेरे ही मुंह से आपने कई बार सुना होगा। मैं कब बताता हूँ अमोनियम क्लोराइड को? जब बात आती है ऊर्ध्वपातन का। ऊर्ध्वपातन यानी अमोनियम क्लोराइड का जो ठोस होगा, सॉलिड होगा, आप इसको गर्म करोगे, ये डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा बिना लिक्विड स्टेट में आए। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। तो एक मिक्सचर है जिसमें नमक है, सॉल्ट है और अमोनियम क्लोराइड है। अब इस दोनों को अलग अलग करना है। तो देख लो, अगर हम इसको ऊर्ध्वपातन कर दें, यानी इसको हीट करना स्टार्ट करें, तो अमोनियम क्लोराइड ये सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और बच जाएगा नमक, क्योंकि ये ऊर्ध्वपातित नहीं होता है। तो इस तरह से ये मिश्रण अलग अलग हो जाएगा। फिर से इस गैस को वापस ऊर्ध्वपातन करवा करके सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये दोनों अलग अलग हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड और नमक। तो यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। निम्नलिखित में से कौन ठोस पदार्थ ऊर्ध्वपातित होने योग्य है? तो कपूर, एंथ्रासीन, अमोनियम क्लोराइड, ये सब क्या है? ऊर्ध्वपातित होते हैं। इन सब का नाम आपके जुबान पे रटा होना चाहिए, क्योंकि 4-5 ही है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कपूर हो गया, एंथ्रासीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, आयोडीन हो गया, और उसके बाद नेफ्थलीन हो गया। यही 5 नाम है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने दिया? तत्व शब्द का प्रयोग यानी कि आप बोल सकते हो ये जो वर्ड है तत्व, एलिमेंट, ये दिया था बॉयल ने, रॉबर्ट बॉयल ने। तो ए इसका राइट आंसर है। डैश वह पदार्थ है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी ये ऐसा पदार्थ है, ऐसा शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा इससे सरल रूप में इस पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता, इससे भी सरल रूप में इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। तो ये पदार्थ है तत्व। तो ये तत्व की परिभाषा है, ये आप याद रखना, तत्व की परिभाषा, क्योंकि परिभाषा के ऊपर भी कई सारे सवाल पूछे गए आपके एग्जाम में पिछले साल रेलवे के एग्जाम में 2018 में। डैश गैस की सुगंध सड़े हुए अंडे की जैसी होती है, यानी कि रोटेन एग की तरह होती है, सड़े हुए अंडे की तरह। कौन सी गैस है ये गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। बी इसका राइट आंसर होगा। एक ही विलायक में घुले विलय पदार्थों को अलग अलग करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। ये होता है क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी ये एक ऐसी विधि है मिश्रण को अलग करने की, जिसमें एक ही विलायक में घुले विलय पदार्थों को अलग अलग किया जाता है। यानी कि सॉल्वेंट एक ही होगा, जो सॉल्वेंट होगा ये एक ही होगा। अब इसमें हो सकता है एक से ज़्यादा क्या हो, सॉल्यूट हो। तो इन सारे सॉल्यूट्स को अलग करने के लिए जो विधि होती है वो होती क्रोमैटोग्राफी। जैसे कोई इंक होता है, इस इंक में एक से ज़्यादा कलर के डाई होते हैं, एक से ज़्यादा कलर के डाई होते हैं, और इस इंक में क्या है, वाटर है। तो इसी वाटर में, इसी एक सॉल्वेंट में एक से ज़्यादा डाई घुले हुए हैं, तो उन सारे कलर के डाई को अलग अलग करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है, क्रोमैटोग्राफी का उपयोग किया जाता है। निम्न में से किस में क्रोमैटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है? क्रोमैटोग्राफी मिश्रण को अलग करने की विधि है। डाई में रंग को अलग करने में, ये सही है। प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को अलग करने में, ये भी सही है। रक्त से नशीले पदार्थों को अलग करने में, तो ये भी सही है। इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। ये सारे एप्लीकेशंस क्रोमैटोग्राफी का आप अच्छे से याद रखना। निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? भोजन का पाचन, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। खाना का पकना रासायनिक परिवर्तन है। पौधों की वृद्धि रासायनिक परिवर्तन है। जल से बर्फ बनना, कोई भी अवस्था परिवर्तन, ये भौतिक परिवर्तन होता है। तो सिर्फ डी ही इसका राइट आंसर है, क्योंकि डी ही भौतिक परिवर्तन है। ये तीनों ही रासायनिक परिवर्तन है। देखिए, भौतिक परिवर्तन को आप रिवर्स कर सकते हो।
जैसे जल से बर्फ बनना, तो आप इसको बर्फ से वापस जल बना सकते हो। रासायनिक परिवर्तन जो होता है उससे आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। अब भोजन एक बार पच गया तो वापस आप उस भोजन को नहीं ला सकते हो। खाना का पकना, खाना एक बार पक गया तो वापस उस खाने को आप कच्चा नहीं कर सकते हो। पौधे की वृद्धि, पौधे की अगर हाइट बढ़ गई तो आप उसको वापस उसके हाइट को आप कम नहीं कर सकते हो। तो भौतिक परिवर्तन जो होता है उसमें आप रिवर्स नहीं कर सकते हो, उल्टा नहीं कर सकते हो। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में आप उल्टा नहीं कर सकते हो, भौतिक परिवर्तन में आप कर सकते हो। तो सिर्फ यही तरीका नहीं है, भौतिक सिर्फ यही काफ़ी नहीं है बताना कि भौतिक परिवर्तन में हम रिवर्स कर सकते हैं, रासायनिक में नहीं कर सकते हैं। कई सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि भौतिक परिवर्तन है या फिर रासायनिक परिवर्तन है। निम्न में से कौन एक यौगिक के लिए असत्य है, गलत है, ये चुनना है। नए पदार्थ का गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होता है, तो ये बिल्कुल सही है। जैसे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन जब इसके द्रव्यमान का रेशियो 1:8 में इसको मिलाया जाता है, यानी कि केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है एक फिक्स रेशियो में 1:8 के रेशियो में, तो ये वाटर बन जाता है। अब पानी में ना तो आपको हाइड्रोजन का कुछ गुण दिखेगा, ना ही ऑक्सीजन का गुण दिखेगा, तो ये पूरी तरह से क्या हो गया, भिन्न हो गया, डिफरेंट हो गया। घटकों को केवल रासायनिक विधि द्वारा ही अलग किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। आप इसको किसी भी फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हो। जो यौगिक होता है उनके कंपोनेंट्स को अलग अलग आप फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते हो, इजीली मेथड से आप कर नहीं सकते हो। तत्वों के किसी भी अनुपात में मिलने से बनता है, तो ये पूरी तरह से गलत है। सी इसका राइट आंसर होगा। किसी भी अनुपात में मिला देने से नहीं बनेगा, तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है। जैसे देखो, कार्बन और ऑक्सीजन, ये दो एटम्स हैं। कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर ही कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, और कार्बन और ऑक्सीजन से ही कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस है, इससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड ये जहरीली गैस नहीं है, ये वातावरण का टेम्परेचर बढ़ा सकता है, लेकिन जान नहीं ले सकता जितनी आसानी से ये कार्बन मोनोऑक्साइड ले सकता है। अब है तो दोनों कार्बन और ऑक्सीजन से ही बना हुआ, लेकिन दोनों का देखो प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। तो यहाँ जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो द्रव्यमान का रेशियो होगा वो क्या होगा, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। ये रेशियो है, इसे आप थोड़ा शॉर्ट कर दो और अच्छा लगेगा। तो ये 3:4 के रेशियो में अगर बनाते हो, रिएक्शन करवाते हो कार्बन ऑक्सीजन को, तब बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये क्या है, एक फिक्स रेशियो है। 3:4 के रेशियो में जब ये दोनों कंबाइन करेंगे केमिकली, तभी जाकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। आप ऐसे ही किसी भी रेशियो में कंबाइन करवा दो, इस दोनों का रिएक्शन करवा दो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनेगा। और यहाँ देख लो, यहाँ 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 32, यानी कि 3:8। ठीक है, तो 3:8 के रेशियो में अगर मिला दो तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो एक निश्चित अनुपात में मिलने से यौगिक बनता है, किसी भी अनुपात में आप नहीं मिला सकते। तो सी इसका सही जवाब। निम्नलिखित में से किसे स्ट्रैटेजिक धातु कहा जाता है। स्ट्रैटेजिक धातु ये कहा जाता है टाइटेनियम को। दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को किस विधि से अलग किया जा सकता है। अब कोई लिक्विड है, दो लिक्विड है अलग अलग, इस दोनों को आप मिला दो, ये दोनों अच्छे से मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ देखो, ये जल है और मिट्टी का तेल है, ये इजीली मिला नहीं, दोनों का अलग अलग लेयर बन गया। नीचे पानी का लेयर बन गया क्योंकि इसका डेंसिटी ज़्यादा था, और मिट्टी के तेल का डेंसिटी कम था, तो ये इसका लेयर ऊपर है। तो देख लो, दोनों अलग अलग लेयर बन गया, दोनों नहीं घुला। तो ये दोनों जो द्रव है, मिट्टी का तेल और जल, ये हम बोलेंगे कि अघुलनशील द्रव है। ठीक है, इमिसिबल लिक्विड, ये दोनों क्या है, इमिसिबल है। लेकिन हमारे इस सवाल में देखो क्या बोला है, दो घुलनशील है, यानी कि ये जो लिक्विड है ये मिसिबल है। तो दो मिसिबल लिक्विड के मिक्सचर को कैसे हम अलग करेंगे, तो इसके लिए आसवन विधि और प्रभाजी आसवन, यानी कि डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दोनों ही विधि का उपयोग किया जाता है। अब इस दोनों में थोड़ा अंतर होता है, तो इसे हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो उपयुक्त तो दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाहे मैं यही बता देता हूं आपको, मान लो दो लिक्विड है L1 और L2, ये अलग अलग लिक्विड है, तो इसका अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होगा और इसका भी अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो मान लो इस दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में अंतर अगर 25 केल्विन से ज़्यादा हो जाता है, क्या है, 25 केल्विन अंतर है, डिफरेंस है, 25 केल्विन बोल दो या फिर 25 डिग्री सेल्सियस बोल दो। अगर इससे ज़्यादा हो गया बॉइलिंग पॉइंट, तब हम यूज करेंगे आसवन विधि का, सिंपली डिस्टिलेशन मेथड का। अगर 25 केल्विन से कम हुआ, 25 केल्विन से अगर कम हुआ या फिर 25 डिग्री सेल्सियस से कम हुआ, तब हम यूज करेंगे प्रभाजी आसवन, यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये अंतर होता है। अब इसमें देख लो, जो दो अघुलनशील है, इसमें तो घुलनशील था और यहाँ है अघुलनशील इमिसिबल लिक्विड है, तो इसको तो बहुत ही सिंपल तरीका से अलग किया जा सकता है। देखो, एक
ये जो आप पूरा टूल देख रहे हो ये इसे हम बोलते हैं पृथक्करण कीप। तो बस पृथक्करण कीप का यूज करो। जल है तो नीचे से आप यहाँ से आप जल निकाल लो बाहर, जल निकल जाएगा, बच जाएगा ऊपर मिट्टी का तेल, इसके अंदर मिट्टी का तेल बच जाएगा और जल पूरा बाहर निकल जाएगा। तो इसको तो अलग करना बहुत ही आसान मेथड है, लेकिन दो घुलनशील द्रव होगा उसके लिए ये दो मेथड्स यूज में आते हैं। जब दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों के क्वथनांक 25 केल्विन से कम होता है तो उसे अलग करने के लिए डैश विधि का प्रयोग किया जाता है। 25 केल्विन से अगर कम हो तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी कि प्रभाजी आसवन का यूज किया जाता है। यानी बॉइलिंग पॉइंट में अंतर अगर काफी कम हो तब प्रभाजी आसवन, अगर ज्यादा हो तो आसवन विधि। आशा धातु मेटल ऑफ होप किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है यूरेनियम को। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर याद रखना 92 होता है। एसीटोन और जल के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? एसीटोन और जल ये दो घुलनशील द्रव हैं, यानी एक दूसरे में अच्छे से घुल जाते हैं और इसके बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होता है 25 केल्विन से ज़्यादा होता है। तो अगर 25 केल्विन से ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो हम यूज करेंगे आसवन विधि यानी कि डिस्टिलेशन मेथड। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक नहीं है? ठीक है, यौगिक नहीं है पूछा है। जल ये एक यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी क्या है? यौगिक है। मीथेन ये भी एक यौगिक है। हीरा ये प्योर कार्बन है। ठीक है, प्योर कार्बन है और ये कार्बन का अपरूप है हीरा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्योर कार्बन बोले तो सिर्फ कार्बन है और जो यौगिक होता है उसमें दो या दो से अधिक तत्व उपस्थित होते हैं, बट हीरा तो प्योर कार्बन है यानी सिर्फ कार्बन से ये बना हुआ है। खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? जो खाद्य तेल होता है लिक्विड स्टेट में उसको वनस्पति घी जैसे कि डालडा में यानी कि सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये कौन सी विधि के द्वारा ऐसा किया जाता है? ये विधि है हाइड्रोजनीकरण यानी कि हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हाइड्रोजनीकरण है उसमें उत्प्रेरक के रूप में, कैटालिस्ट के रूप में क्या यूज किया जाता है? तो इसके लिए आप याद रखो निकला पंडित पटेल। ठीक है, निकला पंडित पटेल यानी कि निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, इन तीनों में से किसी का भी यूज किया जा सकता है एज ए कैटालिस्ट, उत्प्रेरक के रूप में। इसमें निकल ये एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, ये आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा। तो कम से कम अगर आप पैलेडियम और प्लेटिनम को भूल भी जाओ तो कोई बात नहीं, बट निकल आप याद रखो कि निकल का यूज किया जाता है हाइड्रोजनीकरण में जब खाद्य तेलों से वनस्पति घी बनाया जाता है। वायु से गैस को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? वायु से क्या करना है? गैस को अलग करना है। अब वायु में कई सारे गैसेज हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, तो इन सारे गैस को अलग अलग करना है। इसके लिए कौन सी मेथड यूज में आती है? तो ये है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है। देखो, ये जो डिस्टिलेशन हो या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो, इसमें दो प्रोसेस करवाया जाता है। पहला करवाया जाता है इवोपरेशन और दूसरा होता है कंडेंसेशन। ये दो प्रोसेस होते हैं इसमें, चाहे डिस्टिलेशन मेथड हो, चाहे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड हो, चाहे आसवन विधि हो, चाहे प्रभाजी आसवन विधि हो। पहले इवोपरेशन करवाया जाता है, फिर कंडेंसेशन करवाया जाता है। यानी पहले गर्म किया जाएगा, गर्म करने के बाद जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो धीरे धीरे पहले क्या होगा, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार जब गैस में ये कन्वर्ट हो गया तो वापस इसका कंडेंसेशन करवाया जाएगा यानी कि संघनन करवाया जाएगा और इस गैस को वापस से लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। ये प्रोसेस होता है, ये दो प्रोसेस होता है इन दोनों मेथड्स में। अब एयर के केस में क्या होता है, पहले ये जो वायु है यानी ये जो एयर है पहले इसको लिक्विड बनाया जाएगा। लिक्विड कैसे बनाया जाएगा? इसके टेम्परेचर को कम किया जाएगा और इस पर प्रेशर को अप्लाई किया जाएगा, यानी प्रेशर बढ़ा करके टेम्परेचर कम करके इस गैसियस फॉर्म ऑफ एयर को इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। एक बार लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो उसको फिर क्या करवाया जाएगा, एवापोरेट करवाया जाएगा। इसको गर्म करके इस लिक्विड एयर को गर्म किया जाएगा। फिर जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले क्या होगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। वो जब गैस में एक बार कन्वर्ट हो गया, ठीक है, एवापोरेट करवाया, गैस में कन्वर्ट हो गया, फिर इस गैस को क्या करवाया जाएगा, कंडेंसेशन करवाया जाएगा, संघनन करवाया जाएगा और वापस इसको लिक्विड में बदल दिया जाएगा। दो विलयनों को आइसोटोनिक कहा जाता है जब उनका, आइसोटोनिक कब कहा जाता है दो विलयन को, यानी कि दो सोल्यूशन है, ठीक है, दो सोल्यूशन है, एक इसमें है एक इसमें है और हम बोल रहे हैं कि दोनों आइसोटोनिक है। इसका मतलब होता है कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, यानी कि इसका जो पाई 1 होगा ये इसके पाई 2 के बराबर होगा, यानी इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इसके ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा।
तो उनका प्रसारण दाब बराबर हो। बी इसका राइट आंसर है। ऑस्मोटिक प्रेशर, बस आप नाम याद रखो कि ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है 2 विलियन का, तो हम बोलते हैं आइसोटोनिक। 1 विलियन होता है, 1 विलियन क्या होता है? 1 विलियन होता है समांगी मिश्रण यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर, तो ये बिल्कुल ट्रू है। विषमांगी मिश्रण ये तो होगा नहीं, नॉन होमोजेनियस मिक्सचर, या फिर देखिए विषमांगी मिश्रण को इंग्लिश में बोलते हैं हेट्रोजीनस। ठीक है, किताबों में यही मिलेगा ज़्यादातर, बट मैं फ्रीक्वेंटली यूज करता हूँ नॉन होमोजेनियस। दोनों एक ही चीज़ है, इसलिए आप ये मत सोचना कि हेट्रोजीनस को आप नॉन होमोजेनियस क्यों बोल रहे हो। ये आप दोनों बोल सकते हो, चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो, बात एक ही है। तो विषमांगी मिश्रण नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि विलियन जो होता है वो समांगी मिश्रण होता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, सिर्फ ए ही इसका राइट आंसर है। गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडर में रसोई गैस का रूप क्या होता है? तो ये होता है तरल, लिक्विड फॉर्म में होता है। यहाँ तरल का मतलब आप लिक्विड फॉर्म ही लोगे। ठीक है, क्योंकि तरल का मतलब होता है फ्लूइड, और फ्लूइड में हम लोग लिक्विड को प्लस गैस को दोनों ही को रखते हैं। यानी फ्लूइड बोलेंगे तो लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ देखो सी में गैस दिया हुआ है, तो आप यहाँ तरल का मतलब सिर्फ लिक्विड लेकर चलना। निम्नलिखित में से किसका मीथेन एक मुख्य घटक है? मीथेन यानी कि CH4 किसका मुख्य घटक है? तो बायोगैस, CNG, प्राकृतिक गैस। तो CNG का भी फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ही होता है, बट यहाँ नेचुरल गैस कंप्रेस्ड फॉर्म में होता है, और यहाँ सिंपली दे दिया हुआ है नेचुरल गैस। तो इन सभी में मीथेन मुख्य घटक होता है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। ये आप याद रखना अच्छे से कि मीथेन इन सारे गैसेस में मुख्य घटक होता है, यानी सबसे ज़्यादा परसेंटेज में पाया जाता है मीथेन गैस इन सारे गैसों में। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है पिछले साल। बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत होता है। अब अलग अलग बुक में ये परसेंटेज अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है और वहाँ 75% आंसर दिया गया है। तो किसी किताब में 75%, किसी में 65 से 75, किसी में 70, ये आपको मिल सकता है। तो लगभग में आप 75% याद रखोगे। क्रिस्टलीकरण यानी कि क्रिस्टलाइजेशन मेथड का प्रयोग किया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन मेथड का प्रयोग किया जाता है ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में। सी इसका राइट आंसर होगा। घुलनशील द्रवों को अलग करने में मैं आपको बता चुका हूँ, आसवन, प्रभाजी आसवन। और अघुलनशील द्रव यहाँ लगा दो, अघुलनशील द्रव को अलग करने में ये सिंपली पृथक्करण कीप का यूज करके ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में हो जाएगा क्रिस्टलाइजेशन। जैसे समुद्र के पानी से, समुद्री जल से जो नमक प्राप्त किया जाता है वाष्पीकरण करवा करके, फिर उस नमक में कई प्रकार की अशुद्धियाँ होती है और फिर उसको क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज करके उस नमक को शुद्ध किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि कीचड़ युक्त जल से जल को अलग करेगी? कीचड़ युक्त में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, उसे आसानी से छान करके हम अलग कर सकते हैं जल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिल्ट्रेशन। 2 अघुलनशील द्रवों को अलग किया जा सकता है तो कीप का प्रयोग करके, ठीक है, पृथक्करण कीप का प्रयोग करके। समुद्री जल से प्राप्त नमक में से अशुद्धियों को खत्म करने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? किस विधि का यूज किया जाता है? क्रिस्टलाइजेशन यानी कि क्रिस्टलीकरण। आसवन विधि का पहला और दूसरा प्रक्रम क्रमशः कहलाता है। तो पहला क्या हो जाएगा? वाष्पन, और दूसरा क्या हो जाएगा? संघनन। तो बी इसका राइट आंसर होगा। यानी लिक्विड को पहले, जो लिक्विड होता है उसको पहले गैस में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद फिर से लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए उसको हम लोग एवापोरेट करवाएंगे, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, और फिर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हम उसका कंडेंसेशन करवाएंगे। तो ये 2 मेथड होता है, चाहे आसवन हो चाहे प्रभाजी आसवन हो, दोनों में ये दो प्रोसेस होता है, वाष्पन और संघनन का। भूगर्भ से निकाले गए खनिज तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि किस विधि से अलग किया जाता है? किस विधि से अलग किए जाते हैं? तो ये है प्रभाजी आसवन। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के जरिए इन सारे लिक्विड्स को अलग किए जाते हैं, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये सब। जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से होता है? यानी कि जहाँ से जल हमारे घरों में आती है, यानी कि सप्लाई वाटर जहाँ से भी भेजा जाता है, तो वहाँ पहले इसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है, शोधन किया जाता है, प्यूरिफिकेशन किया जाता है। तो ये प्यूरिफिकेशन करने के लिए उसमें क्लोरीन डाला जाता है, यानी कि क्लोरीनीकरण करवाया जाता है, क्लोरीनेशन करवाया जाता है, उसमें जो जीवाणु बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उसको मारने के लिए। उत्प्रेरक वह पदार्थ है, उत्प्रेरक यानी कि कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या करेगा? जैसे मान लो कोई रिएक्टेंट है, ये रिएक्शन किया और प्रोडक्ट बनाया, तो इस रिएक्टेंट से इस
अभिकारक से हमें उत्पाद बनाना है रिएक्शन करवा करके, तो हम इसमें कैटालिस्ट का यूज करते हैं, उत्प्रेरक का यूज करते हैं। अब उत्प्रेरक ये दोनों काम कर सकता है, या तो रिएक्शन के रेट को बढ़ा सकता है या फिर घटा सकता है। तो हम इसे ऐसे बोलते हैं कि जो कैटालिस्ट है वो एक ऐसा पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के गति को बदलता है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया की चाल को बदलता है। मान लो कैटालिस्ट रिएक्शन के रेट को, रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा दिया तो हम बोलते हैं कि ये पॉजिटिव कैटालिस्ट है। अगर रिएक्शन के रेट को कम कर दिया तो हम बोलते हैं कि ये नेगेटिव कैटालिस्ट है। तो पॉजिटिव कैटालिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा, नेगेटिव कैटालिस्ट ये घटाएगा। कौन सा कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में सबसे पहले बनाया गया था? कौन सा ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको सबसे पहले लैब में बनाया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखना अच्छे से। ये है यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला भी आप याद रखो, फॉर्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है, NH2CONH2। ये फॉर्मूला होता है यूरिया का। इसे बनाया था किसने था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यूरिया का निर्माण सबसे पहले किया था वोलर ने। ठीक है, वोलर नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने यूरिया को बनाया था सबसे पहले लैब में। रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, तो ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, चारों में परिवर्तन दे रखा है, बताना है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो साधारण लवण का जल में घुलना, ये भौतिक परिवर्तन है, तो ये नहीं होगा। प्रभाजी आसवन से पेट्रोलियम का शोधन, ये भी नहीं होगा। मोटर कारों में पेट्रोल का दहन, ये हमारा राइट आंसर है। पेट्रोल को आप एक बार दहन करवा दो, जला दो, तो उसे आप वापस ला नहीं सकते हो। तो जो कंबसन होता है वो रासायनिक परिवर्तन होता है, केमिकल चेंज होता है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रक्रम से समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है, यानी कि समुद्री जल से जो हम सॉल्ट को प्राप्त करते हैं, ये किस विधि से करते हैं? यह है वाष्पीकरण यानी कि एवापोरेशन। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? दूध ये इमल्शन का उदाहरण है। ठीक है, इमल्शन में जो डिस्पर्स फेज होता है वो भी लिक्विड होता है, और जो डिस्पर्सन मीडियम होता है वो भी लिक्विड होता है, दोनों ही द्रव होते हैं। तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक है। जल का क्वथनांक हम लोग जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी में आप 273 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 373 केल्विन। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेशर कुकर में जल का क्वथनांक लगभग कितना हो जाता है? प्रेशर कुकर में प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, और उसके इंक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाता है। तो ये लगभग 120 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है बॉइलिंग पॉइंट। किस विधि द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है? गैसोलीन बोले तो पेट्रोल, तो कच्चे तेल से पेट्रोल प्राप्त करना है, ये कौन सा विधि हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रभाजी आसवन। ठीक है, प्रभाजी आसवन। कपूर को आसानी से शोधन करने का प्रक्रम है, तो कपूर को आसानी से शोधन करने का प्रक्रम है ऊर्ध्वपातन। महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है? महासागरों से शुद्ध जल को प्राप्त करना है, ये विधि है आसवन। गैसों की लौ का सबसे गर्म हिस्सा को कहते हैं। जो गैस की लौ होती है उसमें जो सबसे हॉट जोन होता है वो होता है नीला क्षेत्र यानी कि ब्लू जोन। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लू जोन कौन सा हो जाएगा? सबसे गर्म हिस्सा हो जाएगा गैस की लौ का। मानव के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाई जाने वाली धातु थी, मानव के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाई जाने वाली धातु थी तांबा। तो ये आपके साइंस के साथ साथ जीके का भी प्रश्न हो गया। आसानी से झाग नहीं देने वाले जल को कहा जाता है। जो आसानी से झाग नहीं देता है ऐसे जल को हम लोग कठोर जल बोलते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आसानी से दे दे उसे हम लोग मृदु जल यानी कि सॉफ्ट जल बोलते हैं, सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। कमरे के तापमान पर कितने तत्व द्रव अवस्था में मिलता है? कमरे के तापमान पर 2 ही तत्व है जो द्रव अवस्था में मिलता है, एक मरकरी और दूसरा ब्रोमीन। तो बी इसका राइट आंसर होगा। डीडीटी रासायनिक का उपयोग किया जाता है, आपने नाम सुना होगा डीडीटी, इसका यूज किया जाता है कीटनाशक के रूप में। और एक और होता है टीएनटी, आपने सुना होगा टीएनटी, ट्राई नाइट्रोटोल्यून, इसका यूज किया जाता है विस्फोटक के रूप में। गलन या संगलन को बढ़ावा देने के लिए धातुओं के साथ मिलाया जाने वाला पदार्थ है, यानी धातु गल जाए तेजी के साथ, इसके लिए इसमें मिलाया जाता है। तो ये कहलाता है गलक यानी कि फ्लक्स। जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल और गैसीय रूपों का सह अस्तित्व होता है उसे कहते हैं, यानी एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी भी लिक्विड का सॉलिड फेज, लिक्विड फेज और किसी भी मैटर का सॉलिड फेज, लिक्विड फेज और गैस फेज तीनों ही इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं।
तो वो जो टेम्परेचर होता है उसे हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट। पानी का ट्रिपल पॉइंट है 0.01 डिग्री सेल्सियस। किसी भी तंत्र से जल के निकलने की प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो किसी भी सिस्टम से अगर वाटर रिमूव होता है तो हम बोलते हैं कि निर्जलीकरण हुआ, यानी कि डिहाइड्रेशन हो गया। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? गोबर गैस का मुख्य घटक है मीथेन। तो ए इसका राइट आंसर होगा। पसीने में होते हैं, ठीक है, पसीने में होते हैं, जल होते हैं, लवण होते हैं, अपशिष्ट द्रव्य होते हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वाटर होता है, सॉल्ट होता है और वेस्ट मटेरियल होता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, लाइक बटन पर क्लिक करके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, जहां भी आप शेयर कर सकते हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आपको ये चैनल लगा आपको यूजफुल है तो। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लिए हो, बेल आइकन को नहीं दबाए हो तो बेल आइकन को दबाओ, क्योंकि अगर आप इसको प्रेस करके रखोगे तभी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।